हेलो फ्रेंड, इस लेक्चर में हम देखेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या देखेंगे? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए हम देखते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ एक हम क्या ले लिए, कंडक्टर ले लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन है। क्या ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम ले लिए 100 वोल्ट, 0 वोल्ट ले लिए। कितना वोल्ट? 0 वोल्ट। यहाँ कितना वोल्ट? 100 वोल्ट। समझ में आएगा? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। आपको समझ में आ रहा है ना? यहाँ क्या होगा? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। हमेशा यानी कि निगेटिव से किधर होता है? पॉजिटिव की तरफ। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से, यहाँ हम बोल सकते हैं कम विद्युत धारा, कम विभवांतर से कहाँ जाएगा? हाई विभवांतर, यानी कि ज़्यादा विभवांतर की तरफ। तो हम बोल सकते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होता है। और जब इलेक्ट्रॉन इधर आया था, विद्युत धारा किधर जाएगा? इसका अपोजिट साइड में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना। तो देखिए आई इधर जाएगा, ये डायरेक्शन है, तीर मतलब डायरेक्शन इधर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना, तो आई कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। आपको समझ में आएगा? अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा कम वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट की तरफ फॉलो होता है। तो करंट किधर होता है? ज़्यादा वोल्ट से कम वोल्ट। यही हमने यहाँ पे आपको लिखित में दिया है। अब तो आपको इसमें समझ में आएगा। अब देखिए एक मतलब डिफिनेशन देख रहे हैं क्या बतला रहा है। जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। हम कह सकते हैं कि विद्युत ऊष्मा ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है? रूपांतरण होता है। इसे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे हम समझिए, आपको नहीं समझ में आया होगा, एक मरतबा हम समझा रहे हैं क्या बोल रहा है। देखिए मान लीजिए कि तार है, तार में क्या ले लिए? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, ये फॉलो करना चाह रहा है। मान लीजिए ए से कहाँ जा रहा है? जेड की तरफ। कहाँ जा रहा है? ए से जेड की तरफ। ये देखिए ए से हमेशा कहाँ जा रहा है? जेड की तरफ। ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये जाना चाह रहा है, तो विद्युत धारा किधर प्रवाही होगा? इसके विपरीत दिशा में, इस दिशा में। ये तो हम समझ लिए, बेसिक है। अब देखिए जब ये इधर जाना चाह रहा है ना, तो इसमें होता है इसका गुण तार का कि इसमें कुछ इसको जाने नहीं देता। इसको क्या करता है? रोकता है। जब इसको रोकता है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करना चाह रहा है, लेकिन इसमें प्रतिरोध के कारण कोई डिस्ट्रैक्शन है जो इसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो ये रोक रहा है ना, तो ये जब रुकता है तो ये क्या हो जाता है? जो विद्युत धारा है ना, वो जो एनर्जी है, इसमें एनर्जी की वजह से ना इधर जा रहा है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, तो ऊर्जा की वजह से इधर जा रहा है। तो ऊर्जा को ही रोक रहा है। तो रोक रहा है तो इससे क्या पैदा हो जाए? ऊर्जा को देखिए, ऊर्जा को जब रोक रहा है तो इससे क्या पैदा हो जाएगा? ऊष्मा पैदा हो जाएगा, यानी कि हीट। जब आप देखिएगा तार को, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसको आप कभी टच करके देखिएगा, मतलब कि उसमें से जब प्रवाह किया और उसको बंद करके देखिएगा टच करके, तो देखिएगा वो गर्म होएगा, गर्म रहता है। और आप बल्ब को भी देखिएगा, बल्ब को जब उसको टच कीजिएगा तो वो बहुत हीट रहता है। आपको समझ में आ गया इतना? तो इससे क्या होता है? ऊष्मा का प्रभाव होता है। तो उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरोध किया गया कुल क्या होता है? कार्य होता है। यानी कि जो होता है ना, उसको हम कार्य कहते हैं। क्या करते हैं? कार्य। वही तो विरोध किया ना, तो वो क्या किया? कुछ कार्य किया। अब देखिए हम एक सर्किट है, यहाँ देखते हैं। ये हम भी मतलब वोल्ट मीटर कैसे लगाए हुए हैं? समानांतर, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखिए यहाँ सेल है, सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हुए इधर गया, इधर गया, आया ना इधर। अब देखिए आया, इधर आया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब इसके P और Q के बीच में कितना वोल्ट विभवांतर हो रहा है, पहले हम वो देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ गया। अब इसके बीच में हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें कितना धारा, कितना वोल्ट का ये होता है। तो हम कुछ टोटल कार्य ये करेंगे। अब देखिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था? आपको पढ़ाया था आई बराबर क्या पढ़ाया था? आपने पढ़ा था ना पिछले, आई बराबर क्या पढ़ाया था? Q/T। हमेशा आपको याद रखें, आई बराबर Q/T। अब देखिए तो Q बराबर लिख दे, यहाँ Q है तो Q, यहाँ T है भागा में, इधर आएगा तो गुना में, तो Q बराबर क्या लिख दे? IT। हमेशा लिख दे। अब कोई दिक्कत इस यहाँ पे नहीं होगा। Q बराबर क्या लिख दे? IT। हमें वर्क निकालना है, यानी कि कार्य निकालना है। यहाँ बोल रहा है ना कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है वो हमें निकालना है। अच्छा देखिए यहाँ देखिए W बराबर हमने क्या पढ़ा था? W बराबर बताइए क्या पढ़ा था हमने? अब आपको याद नहीं। W बराबर क्या पढ़ा था हमने? नहीं। अच्छा चलिए ये समझ में आया। V बराबर क्या पढ़ा था? W/Q। विभवांतर का तो ये पढ़ा था ना। तो W बराबर देखिए, V बराबर क्या पढ़ा था? W/Q। तो W बराबर इधर आएगा तो क्या होगा? VQ, गुना में हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम W लिखते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने मन से जो भी लिखना होगा कि मतलब इस परिपथ में T समय में जब Q आवेश प्रवाहित होता है तो उसका विभवांतर क्या होगा, वही। तो इस समीकरण, मान लीजिए ये समीकरण क्या है? 1 है। अब देखिए
W बराबर हम लिख दिए, क्या लिख दिए, क्यू भी, वोल्ट है ना, वोल्ट इसमें प्रवाहित हुआ इसलिए हम वोल्ट यहाँ लिया है। अब समझ में आ गया, क्यू भी लिख दिए। अब देखिए W, क्यू भी है तो भी रहने दिए, क्यू की जगह पर ये देखिए ये क्यू ही है ना, क्यू की जगह पर IT लिख दे, समीकरण 1 से यहाँ लिखिएगा, समीकरण 1 से क्यू की जगह पर क्या लिख दे, IT। क्यों लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्यू की जगह पर IT, समीकरण किस से यहाँ लिख दे, समीकरण 1 से, यहाँ पे कोष्ट में आप ये लिख लीजिए, क्यू बराबर क्या हो गया, IT। अब देखिए क्यू बराबर का है, क्या हो गया, IT, तो W बराबर QIT। ये आपको हमेशा फार्मूला याद करना है, क्या करना है, याद करना है, ये हमेशा आपको क्या करना है, याद करना है। अब देखिए हमने पढ़ा है V बराबर क्या पढ़ा है, यहाँ देखिए V बराबर IR, ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, हमने यही ना पढ़ा है, V बराबर क्या पढ़ा है, ओम के नियम से IR। यहाँ देखिए यहाँ W है तो W रहने दी। अब V की जगह पर ये देखिए, इसके जगह पर हम लिख दे IR, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जी देखिए I है तो I यहाँ रहने दीजिए, T है तो T यहाँ रहने दीजिए, समझ में आ रहा है ना। क्यों लिख लिए, यहाँ पे लिखेंगे कोष्ट में ओम के नियम से V बराबर है, तो W बराबर की क्या लिख दिए, 1I 2I, तो I का स्क्वायर दोनों गुना में, R है तो R, T है तो T। ये क्यों निकाल रहे हैं, जब हमको क्वेश्चन दिया रहा है उसमें हमको भी नहीं दिया रहा है, IRT दिया रहा है, तो उससे हम ये निकालेंगे। अब देखिए जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ना कि जो किया गया कार्य होता है ना, वर्क होता है ना, वही एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, क्या होता है, वही क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो W किस में कन्वर्ट हो जाता है, U में। हमने पढ़ाया था ना आपको पिछले लेक्चर में, W क्या में हो जाता है कन्वर्ट, U में। तो U बराबर क्या लिख दे, I² RT। आपको समझ में आया, U बराबर I²। W और U दोनों बराबर होता है, यानी कि आप कितना काम कर रहे हैं वही आपका ऊर्जा होगा, एनर्जी होता है। U बराबर क्या हो गया, I² RT। आपको समझ में आ गया होगा। VBI ये जिसको घेर रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए, VBI, समझ में आ रहा है, VBI ये भी है। इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, वहाँ पे आप पुट कीजिएगा, आंसर आराम से आ जाएगा, समझ में आएगा। अब देखिए ये तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे वाला हम देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे बतला रहा है जूल का नियम, क्या बतला रहा है, जूल का ऊष्मीय नियम। एक जूल साहब थे साइंटिस्ट, क्या थे, साइंटिस्ट थे ब्रिटिश के, यानी कि ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे, जो 1841 ईस्वी में, कब, 1841 ईस्वी में एक नियम दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल का नियम बोलते हैं। एक नियम दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, जीवन, वो तीन, उस नियम के अंतर्गत तीन नियम है, उनका क्या है, नियम है, यानी कि रूल है। कितने रूल, 3 रूल, उसी को हम क्या बोलते हैं, जूल का नियम बोलते हैं। ये साइंटिस्ट कहाँ तक का था, जूल इसलिए कि उसने दिया, जूल नाम था, क्या नाम था, जूल, जूल नाम था, इसलिए कब दिया, 1841 ईस्वी में। कितने लॉ दिए, कितने नियम दिए, 3 नियम दिए, उसी को हम बोलते हैं जूल का नियम। अब देखिए उसने बोला था U, यानी कि ऊष्मा जो होता है, U मतलब एनर्जी, हमने पढ़ाया था U जो है U I के स्क्वायर के बराबर होता है। U क्या होता है, I के स्क्वायर, यानी कि I के वर्ग के बराबर होता है। उसने क्या बोला था, I के वर्ग के। हमने पिछले लेक्चर पीछे अभी बात किया, क्या हमने बात किया, U बराबर I² RT, यही ना हमने बात किया था, U बराबर I² RT। देखिएगा आप अच्छे से, हमने यही बात किया था, U बराबर I² RT। तो यहाँ पे देखिए U तो हमेशा I लिख दी, ये 2 को बचा, तब यहाँ पे लिखिएगा फार्मूला में, यानी कि जूल साहब ने 1841 ईस्वी में एक नियम दिया जिसे जूल का नियम कहते हैं। उसने इस नियम के अनुसार 3 नियम में दिए, जिसमें फर्स्ट नियम ये है कि किसी परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके परिपथ की विद्युत धारा के स्क्वायर यानी कि वर्ग के बराबर होता है, यानी कि वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। किसके होता है, वर्ग के सीधा समान, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। तो यहाँ देखिए 2 बच गया, RT बच गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखिए R और T क्या रहता है, नियत रहता है, क्या रहता है, नियत, यानी कि कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन में लिख लीजिए, एक नियम हो गया। दूसरा नियम ये देता है U। अब देखिए इसी नियम से ये याद रखिएगा, आपको पूरा नियम याद है, ये देखिए ये नियम, ये अब तो लिख दिया I, अब बचा R। तो उसने बोला था I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के, यानी कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के। U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, यानी कि U सीधा समानुपाती होता है R के, कि इसलिए तो यहाँ देखिए क्या बचा, I बच गया और T बच गया। तो आप लिखिएगा I और T क्या है, नियत है, क्या है,
नियत है। सभी ताप पर जब ये नियत हो यानी कि कांस्टेंट हो, क्या लिखिएगा यहाँ पे आप कोष्ठ में लिखिएगा कांस्टेंट हो। ये दूसरा नियम हो गया, समझ में। तीसरा नियम उसने दिया था इसी नियम से कि U सीधा समानुपाती होता है। इसमें देखिए क्या बच गया, आई आर लिख दिए टी, यानी कि उसके समय के सीधा समानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पे आर भी लिख दिया, टी भी, यहाँ आर टी आ गया तो क्या बचा आर और आई, तो यहाँ लिखेगा आई और यानी कि एन। आर क्या होता है कांस्टेंट होता है, यानी कि क्या होता है नियत होता है। अब तो समझ में आ गया ना, क्या होता है कांस्टेंट होता है नियत होता है। उसने यही नियम दिया ना, यही नियम दिया, इसी नियम को बोलते हैं हम क्या, जूल का नियम। इसी नियम को क्या बोलते हैं, जूल का। अब तीनों को कॉम्बिनेशन कीजिए, 1 2 3 समीकरण, समीकरण 1 2 और 3 से आप लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 2 और 3 से इतना तो आप लिख सकते हैं समीकरण। अब देखिए u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी इसके, तो सब प्रोपोर्शनल होगा आर टी। u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई स्क्वायर आर टी। हमने बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, एक बराबर आता है। और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे एक ही आता है, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ कांस्टेंट कितना आता है, कांस्टेंट आता है, यहाँ लिख दे रहे कांस्टेंट एक आता है। कितना आता है, एक। एक से अगर आई में गुना कीजिएगा ना तो आई ही आएगा। और समझ में, एक से कितनों में गुना कीजिए उतने ही है। तो यहाँ कांस्टेंट क्या होता है, एक होता है। आपको समझ में कांस्टेंट क्या होता है, एक होता है। तो आपको ये फार्मूला भी याद रखना, यानी कि उसमें जो था ना पिछला फार्मूला वही फार्मूला है, भी यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, भी बराबर क्या होता है आई आर, भी बराबर क्या होता है आई आर। तो हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ आई है ना तो आई के यहाँ से निकाल दे, तो आई आर बराबर भी लिख दें, यानी कि दोनों को बराबर कर दे। तो आई के जगह पर आई रहने दीजिए, भी नीचे क्या लिख दी आर, कोई दिक्कत, इतना लिख दिए आई बराबर। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यू बराबर आई के जगह पर क्या लिख दे, भी बाई आई, भी बाई आर। ये क्या है क्वेश्चन में स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर है, आर गुने क्या होगा आर टी। तो यू बराबर देखिए समझ में आ रहा है, यू बराबर क्या हो जाएगा भी स्क्वायर आर, ये भी क्या हो जाएगा आर। समझ में आ रहा है, दो गो है तो ये दो है तो ऊपर दो लिख, और आर ये और ये टी, क्या बचा एक आर से एक आर गया। समझ में आया, एक आर से एक आर, देखिए एक आर से एक आर गया। अब क्या बचा, u बराबर भी स्क्वायर आर इंटू टी, यही ना हुआ, यानी कि इसको सीधा कर दे, u बराबर भी स्क्वायर टी इंटू आर। समझ में आ गया। ये हमेशा आप फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ यानी कि इस फार्मूला में जब आई का मान नहीं दिया रहे तो भी स्क्वायर टी बाई आर करके उसमें हम उस जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन उसको हम निकाल लेंगे। आपको इतना तो समझ में आ गया, होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम कुछ समझते हैं वर्क। अब देखिए ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, अब देखिए तीन चीज़ का ऐसे मात्रा सेम होता है, कार्य वर्क यानी कि कार्य, एक हो गया कार्य, दूसरा हो गया क्या ऊर्जा, इसको क्या लिखेंगे एनर्जी। अब समझ में आएगा, एनर्जी लिखेंगे, ऊर्जा एनर्जी, और क्या होता है हीट। ये तीनों का एसआई मात्रक हमेशा याद रखिए, हमेशा एसआई मात्रक जहाँ भी आए वर्क आ जाए यानी कार्य जाएगा ऊर्जा आएगा उसमें आएगा, ये तीनों का एसआई मात्रक हमेशा 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 जूल होता है। क्या होता है जूल होता है, एसआई मात्रक यानी कि इंटरनेशनल ये पद्धति है, एसआई मात्रक क्या होता है जूल होता है। अब आप सीजीएस मात्रक भी होइएगा पढ़े, ये हमेशा एग्जाम में पूछ देता है सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है, ये तीनों का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो ये सीजीएस मात्रक क्या होता है कॉलडी, क्या होता है कैलोरी होता है। समझ में आ गया, जिसको CL से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए हमेशा ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैलोरी निकालिए जूल निकालिए, जो दिया रहे क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमेशा ये याद रखिए एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है 4.2 जूल। समझ में, एक्चुअली में होता है कितना 4.218 होता है, तो एप्रोमिक्स उसको 2 मान लिया जाता है। तो एक कैलोरी बराबर कितना आता है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हमने आज पढ़ा, हम देख ले रहे हैं। VBI जो है लिख दे रहे हैं। W बराबर हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए W बराबर क्या पढ़ा था VIT, एक फार्मूला ये आप याद रखिएगा VBI। उसके बाद हमने क्या पढ़ा याद रखिए W बराबर I स्क्वायर RT,
ये हमने याद हमें रखना है हमेशा के लिए। अब हमने क्या पढ़ा था, याद रखिए, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी हमने पढ़ा था ना। उसके बाद क्या पढ़ा था, याद कीजिए, यू बराबर, यू और डब्ल्यू दोनों सेम ही होता है, आई आर टी। अब समझ में आएगा। एक यू बराबर हमने क्या पढ़ा, भी स्क्वायर टी इंटू आर। यहाँ देखिए, यहाँ भी स्क्वायर टी इंटू आर, ये हमने पढ़ा ना। इतना आपको क्या करना है, इस लेक्चर से आपको इतना याद रखना है। ये सब वी आई, जिसने हमने लाल में लिखा, ये सब क्या है, वी आई है। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर नहीं समझ में आएगा फिर देखिए, इस पर हम जो भी क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।